हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टॉपर बनो में। तो दोस्तों, अभी तक हमने हमारा जो क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 5 पैस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड है उसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि हमारे इंडिया में जितने भी पैस्टोरल कम्युनिटीज़ रह रहे हैं उन सभी के बारे में हमने पढ़ा था, चाहे वो माउंटेन पे, चाहे डेजर्ट पे, या प्लेन्स पे, या प्लेट्यूज पे, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, उसे आप जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी टॉपिक से बनते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से उनका जो लाइफ है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के पीरियड या कॉलोनियल टाइम के पीरियड किस तरह से अफेक्ट हुआ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आपको पढ़ना होगा, इसमें समझना होगा, तभी आप सब चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे। उसके साथ साथ ही आज हम पढ़ेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अंडर द कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ द पैस्टोरलिस्ट चेंज कम्प्लीटली। तो कॉलोनियल, वही जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिश, हमारे यहाँ ब्रिटिश। अब देखिए, कॉलोनियल रूल कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं। कॉलोनियल रूल होता क्या है कि जब किसी, तो देखिए, जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के अपना ऊपर कब्जा कर लेता है, जैसे कि ब्रिटिश जो है अपने इंडिया के ऊपर कब्जा किए थे, तो हमारा इंडिया जो है उनका एक कॉलोनीज की तरह से काम होता है और वो हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल था, जब ब्रिटिश का कंट्रोल था, तो उस समय जो पास्टोरलिस्ट का जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ गया था। अब देखिए किस तरह से हुआ था, वही सारे पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ऑल द ग्रेजिंग लैंड बिकम कल्टिवेटेड लैंड। जितने भी ग्रेजिंग लैंड से जहाँ पर पैस्टोरलिस्ट अपने जानवरों को चराते वगैरह थे, ग्रेजिंग करवाते थे, वो सारे के सारे जो है कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। इसका दो कारण था। सबसे पहला तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिसकी वजह से फूड का डिमांड बढ़ रहा था। तो जो किसान थे वो अपने बाउंड्री को बढ़ाने लगे, अपने मतलब कि जो खेत की बाउंड्री है उसे बढ़ाने लगे। अब बढ़ाएंगे कहाँ से? तो पेड़, जंगलों को काट कर जो खाली जगह थे वहाँ पर सब जगह कर खेती करने लगे। और दूसरा जगह था जो कि, वो दूसरा जगह देखिए, जो मैंने अभी यहाँ तक लिखा है पूरा, उसमें सब मतलब कि मैं आपको मोटी मोटा पर बता दे रहा हूँ मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। वो मतलब कि यहाँ पर बहुत ही डिटेल में लिख दिया है, तो उससे अगर आप आसान भाषा में समझे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, यानी कि जो ब्रिटिश थे, उनको लगता था कि जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, मतलब कि जहाँ पर कुछ होता नहीं चाहिए, जहाँ पर कुछ उगाया नहीं जाता है, जहाँ पर पेड़ नहीं है, जितने भी अनकल्टिवेटेड एरिया हैं, वो उनको लगता था कि ये बेकार हैं बिल्कुल। इससे ना ही उनको कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और ना ही कोई फॉरेस्ट मतलब कि प्रोडक्ट जनरेट हो रहे थे, और ना ही उससे मतलब कि कोई कह सकते हैं कि वीट वगैरह, राइस वगैरह, फूड क्रॉप्स वगैरह मिल रहे थे। तो उन्हें बिल्कुल लगता था कि ये बेकार है, तो इससे मतलब कि इससे रहने से और न रहने से क्या फ़ायदा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों ना कुछ किया जाए जिससे कि ये भी हमारे काम आ सके। तो इसकी वजह से उन्होंने लाया वेस्ट लैंड रूल। अब देखिए, ये वेस्ट लैंड रूल क्या था? तो 19वीं सेंचुरी में कितना क्या होता है कि जितने भी वेस्ट लैंड थे, मतलब कि जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड थे, उन सभी को अपने अंडर में कर लिए ब्रिटिश, और उन पर खेती करना शुरू कर दिए। कई जगह पर फॉरेस्ट उगाना शुरू कर दिए, कई जगह पर कमर्शियल क्रॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो इसी तरह से जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड थे, वेस्ट लैंड रूल के लाया गया था रूल। इसके वजह से मतलब कि जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड थे उसे रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार मैं इसे पढ़कर भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, द अनकल्टिवेटेड लैंड इज अनप्रोडक्टिव and British don't get revenue from that land. That's why they convert all the grazing land into cultivated land. Britishers believed that this conversion increased the revenue and also increased the revenue of wheat, jute, and cotton. They introduced wasteland rule in mid 19th century, in which waste are uncultivated land distributed among the people. अब देखिए, वही मैंने बताया, जितने भी कल्टिवेटेड लैंड थे उन्हें मतलब कि लगता था कि ये वेस्ट लैंड है, इसकी वजह से उन सभी को अपने अंडर में कर लिए देते हैं और लोगों को बांट देते हैं उस पर खेती करने के लिए। ठीक है, अब ये कौन लोग? तो ब्रिटिशर ट्रेडिंग फॉर्म्स को आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, किस तरह से फॉरेस्ट जो है कट कर वहाँ पर किस तरह से खेती बढ़ती है, तो सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, वही होता है वेस्ट लैंड रूल, मतलब कि लाया जाता है और इसमें जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड थे उन सभी को रिजर्व कर दिया जाता है और वहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर दिया जाता है। अब वहाँ पर जब खेती करना स्टार्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पर पैस्टोरलिस्ट जाएंगे नहीं, तो मतलब कि अब उन्हें चारा नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से उनको बहुत ही सारे मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता था। अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है। अब देखिए, एक क्वेश्चन बनता है
कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मतलब बताइए कि किस तरह से कॉलोनियल रूल के समय में पैस्टोरलिस्ट का लाइफ अफेक्ट हुआ, तो क्या जितना मैंने लिखा है वो सारे लिखेंगे? तो नहीं, जितने मैं केवल ब्लैक कलर से यहाँ पर जो हेडिंग वगैरह लिखे हैं इन सबको अगर आप पॉइंट में लिख देते हैं तभी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर बहुत याद कर सकते हैं तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखेंगे तो एक ही आंसर में पूरा कॉपी भर कराएंगे, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 पॉइंट्स, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 5 पॉइंट लिखिएगा, उस सारे पॉइंट जो है आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको 5 पॉइंट यहाँ पर नहीं भी हो पाता है तो इसमें से आप बीच बीच में से आप ला सकते हैं कि दे इंट्रोड्यूस द वेस्ट लैंड रूल। ठीक है, इस तरह से मतलब कि कई सारे बीच में से भी पॉइंट बना सकते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, द फॉरेस्ट एक्ट रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट्स इन द फॉरेस्ट। अब देखिए वो फॉरेस्ट लॉज भी लाए थे, फॉरेस्ट एक्ट भी लाए थे। अब मेरे लिए आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, आपने 4 चैप्टर पढ़ा है, हिस्ट्री का 4 चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था फॉरेस्ट सर्विस और फॉरेस्ट एक्ट के बारे में, जो कि डेट्रिस बेंडिस जो है लाते हैं इंडिया में। अब आप बताएंगे कि फॉरेस्ट सर्विस और फॉरेस्ट एक्ट जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, कमेंट बार में। ठीक है, आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जो फॉरेस्ट एक्ट ये लोग लाते हैं, इसकी वजह से इससे जो पेस्टोरलिस्ट का मूवमेंट था फॉरेस्ट में उसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फॉरेस्ट एक्ट आपने उसमें पढ़ा था कि जितने भी ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ थे, हंटिंग था, कटिंग ट्रीज था, फॉरेस्ट में मूवमेंट्स था, इन सभी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, ये भी आपने उसमें पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आपने उसमें पढ़ा था। तो अब रिजर्व फॉरेस्ट वो थे जहाँ पर अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के टिम्बर वगैरह मिल जाते थे, उन्हें मतलब कि रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया था। लेकिन जहाँ पर पुअर क्वालिटीज़ के मतलब कि फॉरेस्ट वगैरह मिलते थे, जहाँ पर टिम्बर वगैरह मिलते थे, वहाँ पर उसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रखा गया था। तो वहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट था उसमें जो है पेस्टोरल कम्युनिटीज़ जो हैं वो जा सकते थे अपने मतलब कि अपने भैंस बकरियों के साथ उसमें उन्हें चरा सकते थे। लेकिन एक तरह से कहें कि उनके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि वो रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे, और ज़्यादा तो जो फॉरेस्ट थे वो सारे के सारे रिजर्व फॉरेस्ट ही थे। इस तरह से उनका जो कस्टमरी राइट्स था कि वो मतलब कि अपने फॉरेस्ट में जाकर अपने भैंस बकरियों को चरा सकते हैं, वो सारी जो है उनसे ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, ब्रिटिशर आल्सो इंट्रोड्यूस द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट। अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने इसमें कुछ डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो ये देखिए एक परमिट इशू करते हैं। अब क्या होता है कि जितने भी पेस्टोरलिस्ट थे उन सभी को पहले टैक्स देने पड़ते थे, और उस टैक्स के बेसिस पे उन्हें एक कार्ड दिया जाता था। जिस तरह से समझ सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड होता है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड होता है तभी आपको एग्ज़ाम देने दिया जाता है, उसी तरह से वहाँ पर ब्रिटिशर क्या करते हैं कि पेस्टोरलिस्ट के लिए कार्ड निकालते हैं, और उस कार्ड को पाने के लिए उन्हें पहले टैक्स देने पड़ते थे। अब जिनके पास वो कार्ड रहता था वही अपने भैंस बकरियों को इधर उधर ले जा सकते थे, वहाँ पर मतलब कि चरा सकते थे, और वो भी रेस्ट्रिक्शंस थे कि मतलब कि किस किस जगह पर जा सकते हैं, किस किस जगह पर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से एक डिपार्टमेंट जो है उनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था एक परमिट इशू करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, ब्रिटिश ऑफिशियल वर सस्पिशियस ऑफ दिस पेस्टोरल ग्रुप्स। देखिए अब क्या था कि ब्रिटिश जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थे उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उनको दिक्कत होती थी। अब क्यों दिक्कत होती है वो समझिए। ब्रिटिश चाहते थे कि ऐसी पॉपुलेशन हो जो कि एक जगह पर सेटल हो, क्योंकि अगर एक जगह पर सेटल रहते थे तो उन्हें कंट्रोल करना और उन पर रूल करना बहुत ही आसान रहता था। ठीक है, उन पर मतलब कि अपना दबदबा बनाना कह सकते हैं कि उन्हें कंट्रोल करना या फिर उनसे टैक्स लेने बहुत ही आसान रहता था। लेकिन जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थे उन्हें तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना रहता था अपने भैंस बकरियों को बचाने के लिए, उसके लिए गुड पास्चर लाने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है कि इन्हें मतलब कि वो इनसे बहुत ही उनको दिक्कत होती थी। इसकी वजह से क्या करते हैं कि उन्हें एक एक्ट लाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है इनके जो मूवमेंट्स थे इनको और भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और एक बाउंड्री बना दिया जाता है। समझ लीजिए एक बाउंड्री अब इनके लिए बना दिया जाता है जिसके अंदर ये रह सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। अब देखिए होता क्या था, तो इससे उन्हें क्या दिक्कत होती थी, तो अब एक ही जगह पर बार बार ग्रेजिंग करने से यहाँ का जो ग्रास का क्वालिटी है वो बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन होता था। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि कह सकते हैं कि पास्चर की कमी होने लगी और बहुत सारे भेड़ बकरी जो है मरने लगे। तो इस तरह की मतलब कि कई सारी दिक्कतें भी सामने आएँ। देखिए फिफ्थ पॉइंट है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाज पास्ड इन 1871। अब देखिए एक और क्वेश्चन मतलब कि एक्ट आया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो कि 1871 में लाया गया था। अब इस एक्ट के थ्रू इन जितने भी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ थे, जितने भी आर्टिसंस थे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल आर्टिसन प्रैक्टिस करते थे, उन सभी को क्रिमिनल घोषित किया जाता था। अब इससे होता क्या था कि वो
बर्थ से ही क्रिमिनल मार्क किए जाते थे, जिसकी वजह से बिना किसी कंपनसेशन के, बिना किसी अनाउंसमेंट के उन्हें जब चाहे तब जो है फॉरेस्ट पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती थी। अब ये भी एक मतलब कि कह सकते हैं कि मुसीबत था उनके लगे के लिए। अब देखिए एक और मतलब कि कह सकते हैं कि एक और चीज़ आया था जो कि है फिफ्थ या सिक्स्थ पॉइंट जो है, टैक्स वर इम्पोज ऑन कैटल विच वेंट अप रैपिडली एंड आल्सो इंट्रोड्यूस गेजिंग टैक्स पास। अब देखिए अब इन सब चीज़ों से इनका पेट नहीं भरता है, कह सकते हैं कि मन नहीं भरता है, तो ये क्या करते हैं कि अब जो कैटल पे थे, जो कैटल थे उन पर भी टैक्स लाना शुरू कर देते हैं। पहले तो क्या था कि उन्हें परमिट लेने के लिए, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए उन्हें परमिट शो करना पड़ता था, लेकिन अब क्या होता है कि जितने ज़्यादा उनके पास कैटल रहेंगे उतने ज़्यादा उनको टैक्स देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ ही जिस ग्रेजिंग लैंड के अंदर ये ग्रेजिंग करेंगे उसके लिए भी टैक्स देने पड़ते थे। तो कई सारे जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई सारे एक्ट लाए जाते हैं, कई सारे रूल लाए जाते हैं, जिसमें इन्हें पूरा रिस्ट्रिक्ट, इनके राइट्स को रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं कि ये यहाँ पर मूव कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं मूव सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे जो कह सकते हैं इनका जीवन जो है मतलब कि लाइफ जो है ये अफेक्ट होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इतने पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ द लाइफ्स ऑफ द पेस्टोरल कम्युनिटीज अफेक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया, तो आप, मुझे लगता है कि आप आसानी से क्वेश्चन लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप आसानी से लिखिएगा, और ये अगर पॉइंट लिखते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि डायरेक्ट देखिए अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखती हैं तो जो मार्क्स आपके यहाँ कभी नहीं कटेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बना कर नहीं लिख सकते, अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से ट्राई कीजिए, वो भी सही होता है। ठीक है, अब देखिए अब ये सारे जो रूल्स वगैरह लाए थे तो इनके जो लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा था, तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ पास्चर है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कल्टीवेशन। अब जब कल्टीवेशन बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से ग्रेजिंग लैंड नहीं रह जाते हैं। अब ग्रेजिंग नहीं लैंड नहीं रह जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि पास्चर की कमी होने लगती है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा कारण था, कमी था, मतलब कि दिक्कत होता था उन लोगों को। उसके बाद देखिए कैटल डाइड ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ फॉडर। अब जो पशु हैं वो भी मरने लगते हैं, जब उन्हें खाने पीने को नहीं मिलेगा तो मरेंगे ही ना। उसके बाद नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ द पेस्टोरल ग्रोथ स्टॉप। अब ये क्या है, तो देखिए जो पेस्टोरल का नेचुरल रिस्टोरेशन था, मतलब कि अब कोई भी जो है वो पेस्टोरलिज्म नहीं करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता था कि इसमें क्या करने की फ़ायदा है, मतलब कि इससे होगा क्या, जब हमारा ये सारा नुकसान हो जाए, सारे कहीं पर हम मूव नहीं कर पाएंगे और हम ही परेशान ही रहेंगे। इसकी वजह से जो जितने भी आदमी पहले से पेस्टोरलिज्म कर रहे थे, जो पेस्टोरलिस्ट थे, वो भी अपना ऑक्यूपेशन छोड़ देते हैं और दूसरे काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही तेज़ी से कम हो जाती है। ड्यू टू द इंटेंसिव ओवर ग्रेजिंग क्वालिटी ऑफ द पास्चर डिक्लाइन। अब देखिए एक ही जगह पर इन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, अब बार बार एक ही जगह पर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो यहाँ की जो पास्चर होगा उसका क्वालिटी तो भी घटेगा। तो इस तरह से समस्याएँ जो आती हैं इन्हें फेस करनी पड़ती हैं। अब देखिए अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जो मतलब कि इससे जो समस्याएं आ रही थी इससे मतलब कि किस तरह से लोग निकले, क्योंकि आज भी अभी पेस्टोरलिस्ट जो हैं तो इससे मतलब कि किस तरह से वो इन सभी चीज़ों से बचकर निकलें। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप विद द चेंजेज इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। तो देखिए सम पेस्टोरलिस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ द कैटल इन देयर हर्ड्स। जो कुछ पेस्टोरलिस्ट से वो जो अपने पशुओं की संख्या कम कर देते हैं, जिससे कि कम पशु रहेंगे तो मतलब कि कम चारा भी मतलब थोड़ा बहुत रहेगा तो उसमें भी अपना काम चला लेंगे। सम डिस्कवर न्यू पास्चर व्हेन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड बिकम डिफिकल्ट। कुछ लोग जो है दूसरे पास्चर लैंड को खोज लेते हैं जब एक जगह पर जो है उनका मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए रिच पेस्टोरलिस्ट्स बॉट लैंड एंड बिगिन टू लीड ए सेटल लाइफ। अब जो थोड़े बहुत अमीर पेस्टोरलिस्ट थे वो ज़मीन खरीद लेते हैं और वहाँ पर एक सेटल लाइफ जीने लगते हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और एक जगह पर अपना विकसित होकर रहने लगते हैं। पुअर पेस्टोरलिस्ट्स बिकम लेबरर। और कुछ जो गरीब पेस्टोरलिस्ट थे वो मजदूर बन जाते हैं और पेस्टोरलिज्म को छोड़ देते हैं, मतलब कि कुछ तरह से कह सकते हैं कि ये किसी तरह से इस प्रॉब्लम से निकल पाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आज था ये वीडियो। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अफ्रीका में पेस्टोरलिज्म क्या है। तो ये हमारा पार्ट 2 था। जो थर्ड पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि अफ्रीका में किस तरह से पेस्टोरलिज्म होता है, क्योंकि एक चीज़ आप जान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड की जितने भी पेस्टोरलिस्ट की पॉपुलेशन है उसका आधा पॉपुलेशन जो है वो केवल अफ्रीका में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। इसमें हमने देखा कि किस तरह से उनका लाइफ जो है कॉलोनियल पीरियड के थ्रू अफेक्ट
तरह से क्या क्या उनको प्रॉब्लम हुए और क्या किस तरह से उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अफ्रीका में किस तरह से पैस्टोरिज्म होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।